नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड को आवंटित किए गए हैं आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये आवास आवंटित किए गए। 33,558 अतिरिक्त आवास प्रदेश को दिए गए हैं। तो सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो सीएम ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया, अतिरिक्त आवास आवंटित करने का यह अनुरोध किया गया था और 33,558 अतिरिक्त आवास प्रदेश को दे दिए गए। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड को आवंटित किए गए आवास मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये जानकारी आपको बता रहे हैं। 33,558 ये आवास दिए गए। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है और सीएम ने केंद्र सरकार का आभार जताया। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, उत्तराखंड को आवंटित किए गए आवास दे दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये आवंटित किए गए हैं। 33,558 अतिरिक्त आवास आवंटित किए गए। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस अभियान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार सालों से निवास कर रहे लोगों और व्यापारियों के व्यापार को खत्म कर रही है। गणेश गोदियाल का कहना है कि एक तरफ सरकार पहाड़ों से पलायन रोकना चाहती है तो दूसरी ओर सरकार लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। वहीं गणेश गोदियाल ने सरकार से अपील की है कि वे कानून लाकर लोगों को बचाएं। वहीं गणेश गोदियाल ने सरकार से प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की है और इसी के साथ उन्होंने प्रभावित लोगों से लामबंद होने की भी अपील की। राज्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के किनारे बसे हुए लोगों को, चाहे वो रिहायशी मकान हो या कारोबारी के रूप में दुकानें हों, सभी को हटाया जा रहा है। लोगों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर यह हो रहा है। हम किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को हटाने के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हों और आवागमन सुचारू रूप से चल सके। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि जिन प्रश्नों को सरकार से पूछा जाना चाहिए। नंबर एक बात कि जो लोग इन सड़कों के किनारे बसे हैं, यकीनन उसमें से अधिकांश लोग आज के नहीं बसे हैं। ये लोग पुश्तैनी, कोई 100 साल से, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, इस प्रकार से पुश्तैनी रूप में बसे हुए लोग हैं। क्या सरकारों को इतने साल से इनके वहाँ पर बसने का कोई अंदाजा नहीं था? क्या सरकार को ये पता नहीं था? नंबर दो बात, ये लोग बड़ी संख्या में जो आज प्रभावित हो रहे हैं, ये बड़ी संख्या में वहाँ पर अपना रोजगार करते हैं। बड़ी संख्या के लोग हैं जो अपना रोजगार करते हैं, दुकानें चलाकर, होटल चलाकर, नाई की दुकान चलाकर, खोमचा चलाकर, किसी न किसी प्रकार से रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं। एक प्रकार से एक तरफ सरकार लोगों को ये कहती है कि हम पलायन रोकेंगे और दूसरी तरफ सरकार जो बसे हुए लोग हैं, जो अपना रोजगार कर रहे हैं, उन लोगों को वहां से हटाकर पलायन पर मजबूर कर रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लोकायुक्त की नियुक्ति का यह पूरा मामला, जहां पर हाईकोर्ट ने अपना सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि 3 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति सरकार को करनी है। 6 महीने का समय देने की अपील की खारिज कर दी गई है। नियुक्ति न होने पर कर्मचारियों के वेतन रोके जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 महीने का समय देने की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने। देहरादून से बड़ी जानकारी, लोकायुक्त की नियुक्ति का यह पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिए हैं। तो 3 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति अब सरकार को करनी होगी। 6 महीने का समय देने की अपील की गई थी, अब उसको रद्द कर दिया गया है। देहरादून से बड़ी जानकारी, लोकायुक्त की नियुक्ति का यह पूरा मामला, जहां पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि 3 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करे सरकार और 6 महीने की जो समय मांगा गया था उसको रद्द कर दिया गया है। तो 3 महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति अब करनी होगी। ये अब हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आए हैं और सरकार को ये आदेश मानने पड़ेंगे। हाईकोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिए हैं कि 3 महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति अब की जाए। 6 महीने का जो समय मांगा गया था, जो अपील दी गई थी, उसको खारिज कर दिया गया है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति का पूरा मामला, हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए
6 महीने की जो अपील की गई थी उसको रद्द कर दी है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय पुलिस की टीम रामनगर क्षेत्र के होटल और रिजॉर्ट के औचक निरीक्षण पर थी। जब उक्त टीम चेकिंग करते हुए होटल गर्जिया बेस्ट रानीखेत रोड रामनगर पर पहुंची तो होटल के एक कमरे में एक युवक और एक युवती आपत्तिजनक अवस्था में मिले। कमरे से अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। बता दें कि जब दोनों से उनके आपसी संबंध के बारे में पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। होटल स्वामी से जब इसी बारे में पूछताछ की गई तो होटल स्वामी ना तो होटल का कोई रजिस्ट्रेशन और ना ही एंट्री रजिस्टर दिखा सका, जिसके चलते मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पीड़ित महिला को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। देखिए, रानीखेत रोड रामनगर में रामनगर पुलिस व एएसटी मेरे यूनिट द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाकर मुखबिर की सूचना पर एक होटल में अनैतिक देह व्यापार के संबंध में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है व एक पीड़िता को बरामद किया है। पीड़िता को बाद काउंसिलिंग उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जौनपुर ग्रुप ने एमपीजी कॉलेज में सीयूईटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी। जौनपुर ग्रुप के छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के वीसी आदि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य अनिल चौहान ने बताया कि सीयूईटी के जानकारी के अभाव में छात्रों को दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्री ने कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सरकार ने जो नई मुहिम निकाली है कि सीयूटी के आधार पे ही बच्चों का एडमिशन होगा। अगर सीयूटी के आधार पर बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि 570 सीट एमपीजी कॉलेज में है, तो इसमें से 17 लोगों का एडमिशन हुआ है। बाकी जो 553 सीटें वो अभी भी खाली है। हम सरकार से एक ही उम्मीद करना चाहते हैं कि गरीब बच्चों यहाँ पढ़ते हैं, आप उनका आनंद ना करें कि बच्चे इतने दूर से आते हैं। आपने शिक्षा को तो सीयूटी तो ला दिया आपने सही उस को बताया नहीं ढंग से कि सीयूटी है क्या चीज़ है। अभी बच्चे पूछते हैं हमें सीयूटी पता ही नहीं है क्या है। एक्चुअली विश्वविद्यालय और यूजीसी ने ये नियम बनाया कि जो बच्चे सीयूटी से एग्ज़ाम दे करके आए हैं उन्हीं को प्रवेश दिलाया जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं भर पाए, उसमें अपेयर नहीं हो पाए क्योंकि उनका सेंटर बरेली रखा गया या दूर जगह रखा गया, तो उसके अभाव में बहुत सारे बच्चे इस प्रक्रिया से अछूते रह गए। अब ये है कि बच्चों की मांग ये है कि नॉन सीयूटी जो इन बच्चों ने सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं दिया उनको एडमिशन दिया जाए। वो विश्वविद्यालय या माननीय मंत्री जी उसको अगर परमिट करेंगे तभी हम प्रवेश दिला पाएंगे। हमारी भी अपनी लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं, तो नॉन सीयूटी के लिए अभी तक कोई हमारे पास में आदेश नहीं आया है। आज कहीं ना कहीं समस्याओं को लेकर हम फिर एक बार कॉलेज आए हैं। हम किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम एक छात्रों के हितों में पहले से काम करते आए हो, अभी भी करते हैं। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जौनपुर ग्रुप जो चाहता है हमेशा कि छात्रों के हित में काम हो और छात्रों के हित में हम काम करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कभी भी हम दिखावा वाला काम नहीं करते हैं। अभी हम यहाँ सिर्फ मात्र 10 लोग थे, 10 लोगों ने भी हम सिर्फ छात्रों के हितों में काम कर रहे हैं। तो हमारा सीधा सवाल सीयूटी को लेके है। आपको पता चल ही रहा होगा हाल ही में सीयूटी को लेकर बहुत समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सीयूटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसमें मिडिल क्लास बच्चे, इधर पहाड़ी लोगों के बच्चे कोई भी नहीं भर पा रहा है उसे। कुल मिला के केंद्र सरकार ने इसको एक मुद्दा बढ़ा दिया है पैसे कमाने वाला। सीयूटी का फॉर्म आपका 600 रुपये का है, वो आपको दूसरे जिले में जाके देना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको उसका पेपर देना है। तो कुल मिला के आप बताइए एक मिडिल क्लास आदमी क्या इस फॉर्म को भर पाएगा? फिर उसे दूसरे दिन वहाँ जाके रुकना कि उस पेपर को देना है। इसमें तो सीधा सीधा कुलपति महोदय और शिक्षा मंत्री जी को मेरा सीधा मैसेज है, आप एक तरफ कहते हो कि बच्चों को पढ़ाओ, देश बढ़ाओ। तो रुड़की से बड़ी खबर आ रही है। नशा कारोबारी फर्जी पत्रकार बन रहे हैं और मीडिया का फर्जी आईडी कार्ड लगाकर नशा की तस्करी कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी रुड़की से आपको दे रहे हैं। आईआईटी रुड़की गेट से नशा तस्करी की गिरफ्तारी की गई। आईआईटी के छात्रों को नशे का सामान बेच रहे थे। नशा तस्कर की स्कूटी भी
में शराब मिली है। मोहम्मद इंतजार के रूप में तस्कर की पहचान की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रुड़की से, जहां पर नशा कारोबारी फर्जी पत्रकार की जो आईडी है उसके बिहाफ पे नशा तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं और आईआईटी के छात्रों को ये नशा का सामान बेचा जा रहा था। नशा तस्कर की स्कूटी में भी शराब बरामद की गई है। तो रुड़की से बड़ी जानकारी, नशा कारोबारी फर्जी आईडी कार्ड के साथ नशा तस्करी कर रहे हैं और वो आईडी कार्ड जो है वो मीडिया का आईडी कार्ड था। और तस्वीरें आप देखिए, यही वो शख्स है जिसने नशा तस्करी की। आईआईटी के छात्रों को नशा तस्करी कर रहे थे, उनको नशे का सामान बेच रहे थे और स्कूटी से ये शराब भी बरामद की गई है। तो नशा कारोबारी फर्जी पत्रकार बनकर इस तरीके से नशा तस्करी करते हुए पकड़े गए और स्कूटी में उनके शराब भी बरामद की गई है। आईआईटी के छात्रों को ये नशा तस्करी दी जा रही थी। आपको बता दें, नशे का सामान छात्रों को बेचा जा रहा था। प्रांतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की तरफ से मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में बद्रीनाथ रोड बिरही में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जनपद की कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने छिपे हुए पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि मीडिया पर्यटन स्थलों की खूबियों का प्रचार प्रसार करे ताकि पर्यटक इन स्थलों का सैर सपाटा कर आनंद ले सके। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि चमोली जनपद चारों ओर से तीर्थाटन और पर्यटन से घिरा हुआ है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजपाल बिष्ट पर्वतीय संस्कृति और पर्यावरणीय पत्रकारिता के लिए पत्रकार क्रांति भट्ट और डिजिटल मीडिया के लिए बेहतरीन काम करने के लिए पुष्कर सिंह नेगी को प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र और पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने स्मृति चिन्ह और शॉल भेंटकर सम्मानित किया। और क्योंकि काफी लोग जो संगोष्ठी का विषय था उस पर बोल चुके, इसलिए उस पर नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों की मेहनत को बधाई दूंगा। चमोली प्रेस क्लब और चमोली जिला यूनिट की तरफ से जो मेहनत की गई है और यहाँ देश के विभिन्न प्रांतों से आए पत्रकार प्रतिनिधियों का स्वागत, आत्मीय सम्मान किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि बधाई दी। हमारे इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का एक सिद्धांत है कि ये संगठन नहीं परिवार है और परिवार में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। एक तरफ तो आदमी चाहता है कि मैं आऊं, यात्रा करके वापस चला जाऊं। इसमें कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। हम सीधे यात्रा शुरू करते हैं 200 मीटर सी लेवल से, 200 मीटर सी लेवल से लगभग या 250 मीटर सी लेवल से हम यात्रा शुरू करते हैं, जिसको हम मैदान कह सकते हैं, हरिद्वार का जो मैदान है। और सीधे हम पहुंचते हैं लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पहुंचते हैं। तो शरीर का जो एक्लेमेटाइजेशन है, शरीर का जो एक्लेमेटाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यात्रा की जल्दबाजी में कहीं हम अपने शरीर के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं कि जहां पे हम जो शरीर का समायोजन होना चाहिए मौसम के साथ में, व्यवस्था के साथ में, वो फिर होने में दिक्कत होती है। उत्तराखंड में अगले 2 सप्ताह लोगों को आफत की बारिश से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आने वाले करीबन 8 से 10 दिन मौसम सामान्य रहेगा। अच्छी धूप खिलेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने पहाड़ की यात्रा करने वाले और चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को मौसम की चिंता न करने की बात कही है। उनका कहना है कि मौसम साफ है, जो भी यात्रा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 8 से 10 दिन जो है तो आइसोलेटेड से स्कैटर्ड तक की एक्टिविटी जो है 1-2 दिन अभी मिलेंगी कुछ जगहों तक में, हल्की मध्यम तक की, खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या फिर कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बाद 2-3 दिन बाद और भी जो है इसमें कमी आ जाएगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रह जाएगी।
और धूप जो है निकलेगी कल से आगे, आप देखेंगे। तो 8 से 10 दिन तक मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है पूर्वानुमान लगाकर कि अगले 2 हफ्तों तक बारिश से राहत मिलेगी। उत्तराखंड में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी बारिश के चलते, लेकिन अब 2 हफ्तों तक बारिश से राहत लोगों को मिलती नजर आएगी। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया है। तो उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि लगातार बारिश की मार झेलते आ रहे थे और अगले 2 हफ्तों तक अब बारिश से राहत मिलती नजर आएगी। 8 से 10 दिन तक मौसम जो है सामान्य रहेगा, हल्की धूप खिल सकती है। तो ये भी कहा गया है कि अगर किसी को यात्रा पर जाना है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि मौसम काफी साफ रहने वाला है उत्तराखंड में 2 हफ्तों के लिए। तो ये खबर आप लोगों के लिए ही है कि अगर आप किसी यात्रा के लिए सोच रहे हैं उत्तराखंड में तो आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अभी 2 हफ्तों के लिए मौसम जो है सुहावना रहने वाला है। बारिश से राहत मिलेगी, जो भारी बारिश हो रही थी उससे भी राहत मिलती नजर आएगी, हालांकि हल्की धूप खिलती हुई जरूर नजर आएगी। तो 8 से 10 दिन तक मौसम सामान्य रहेगा, लोग बाहर आ जा सकते हैं, कोई यात्रा जिसको करनी है वो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया है। अगले 2 हफ्तों तक बारिश से राहत मिलती हुई नजर आएगी और हल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपनी सोशल मीडिया टीम को पूरी तरह से मजबूत करने में जुट गई है। पिछले दिनों 22 अगस्त को देहरादून में एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे। अब 15 सितंबर तक हर जिले में ये सोशल मीडिया मीटिंग हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश में 4 स्थानों पर बड़ी मीटिंग आयोजित होगी, जिसमें केंद्रीय नेता भी शिरकत करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। ये मीटिंग अल्मोड़ा, श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष नवीन ठाकुर ने दी है। देखिए, प्रदेश में इन चारों समिट में प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। और केंद्र से माननीय अमित मालवीय जी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं सोशल मीडिया और आईटी के, और बंगाल के सह प्रभारी हैं, वो भी जो है या तो देहरादून की समिट में या हल्द्वानी की समिट में, दोनों में से एक जगह अमित मालवीय जी भी रहेंगे। अन्य समिट में विनोद तावड़े जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं और बीएल संतोष जी भी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो भी किसी एक समिट में रह सकते हैं। उधमसिंह नगर के खटीमा तहसील सभागार में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गोली कांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की 29वीं वर्षों पर 1 सितंबर को होने वाली श्रद्धांजलि कार्यक्रम होना है। वही श्रद्धांजलि कार्यक्रम भव्य आकर्षक बनाने की तैयारी को लेकर खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी और समस्त राज्य आंदोलनकारी की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए सुझाव लिया गया। साथ ही आंदोलनकारियों की समस्याओं और मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व कैबिनेट मंत्री सांसद अजय भट्ट भी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाना है, उसकी तैयारी को लेकर आज यहाँ पे बैठक हुई थी। राज्य आंदोलनकारियों ने भाग लिया और 1 सितंबर का कार्यक्रम किस तरह से अच्छा किया जाए, बाहर से आने वाले लोगों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे मंच की क्या व्यवस्था होगी, और जो है कि जो अपना शहीदी स्मारक है खटीमा में, उसे किस प्रकार से सजाया जाए। ये 1994 में 1 सितंबर मंगलवार के दिन राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा जो है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन और विशाल जुलूस निकाला गया था। तो उसी सिलसिले में जो है जो गोलीकांड खटीमा में हुआ था, तो उसमें जो है 7 शहादतें हुई थी। यहाँ पे अदरता तो अनेक हुई थी, और 7 शहादतें जो सरकारी उसमें जमा है, वो 7 लोग गठन कर सकते हैं। इस विषय को लेकर आज हमारे यहाँ बैठना है, हमारे बीच में सारे बृहद आयोजन करके कैसे इसके साथ साथ मंडी समिति की पांडे जी सभी आंदोलनकारी यहाँ पे पांडे जी, हमारी शुरू में जो एक मांग थी, राशन कार्ड जो है, दोनों पहले
उनके लिए जो समिति गठन कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आप हमारे लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब इन पदों पर केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के समूह का अधिकारियों का ही चयन होगा। इतना ही नहीं, अब आयोग में ज्वाइन करने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। हाल ही में धामी कैबिनेट ने इस नई चयन नियमावली पर मुहर लगाई है। आपको मालूम हो कि अभी तक आयोग में सदस्य के पद पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की भी एंट्री हो जाती थी। कई सदस्य प्रतिनियुक्ति पर भी आयोग में सदस्य के पद पर ज्वाइन कर लेते थे, पर अब इस व्यवस्था को नई नियमावली में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर समूह का सेवा स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति आवेदन का पत्र नहीं होगा और एक पद के लिए न्यूनतम 3 नाम फाइनल किए जाएंगे। 3 नाम का पैनल चयन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा। जब नीति लागू हो जाएगी, उस आगे की भर्ती उसके मुताबिक होगी। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे स्पष्ट इस पॉलिसी में आज के कैबिनेट नोट में स्पष्ट नहीं लिखा गया कि वो हटेंगे या रहेंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि आगे की सारी सिलेक्शन इस नीति के मुताबिक। इसमें संशोधन इसमें किए गए थे। पहला संशोधन ये था कि इसमें जो हमारे जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जो उनकी शर्तें हैं और जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। पहला तो ये है कि जो हमारा ये लिखा है कि अध्यक्ष और सदस्य हमारे हैं वो उत्कृष्ट क्षमता, सत्यनिष्ठा, उचित प्रतिष्ठा वाले सक्षम, ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति होंगे, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि का व्यवहारिक ज्ञान। एक ये है। दूसरा कि आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन श्रेणी क का पद धारण किए। न्यायालय के आदेशों के तहत प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में 30 अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से कई जगह लोगों को पीड़ा भी पहुंची। जहां अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई, भवन स्वामी ने सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान महिलाओं का कहना था कि बिना नोटिस के ही उनके घर के सामने अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें नाले पर पड़ी नगरपालिका द्वारा डाली गई स्लैब और भवन का पुस्ते को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। महिला ने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि इसे जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। एसडीएम सदर पौड़ी अबरार अहमद ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के तहत कार्रवाई हुई है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से उन्हें राहत देने के लिए कहा गया है। विकास में एक भागीदारी का कार्य है। अतिक्रमण होना भी चाहिए, परंतु अतिक्रमण होने से पहले हाई कोर्ट को भी अपना तुगलकी फरमान सुनाने से पहले सबसे पहले जो उससे प्रभावित लोग हैं अतिक्रमण, उन लोगों के विषय में सोचना चाहिए। चाहे वो एनएच हो, चाहे वो वन विभाग हो, सबसे पहले उन लोगों कोई भी आदेश का पालन वो तब करे, पहले जिन लोगों की वहाँ पे रोजी रोटी चल रही है उन लोगों के विषय में भी सोचें। ठीक है, मोहलत सबको दी जाती है और अगर उन्होंने भी एक दिन की मोहलत ली है तो उसमें कोई सवाल और जवाब का कोई विषय नहीं होता। तो है उन्होंने की करवा के देंगे ना, पर देखते हैं क्या करते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, हुआ ऐसा क्या? वो मना कर रहे थे, उन्होंने पटवारी जी ने बोला कि यहाँ से सारा तोड़ दो। मना करते करते भी हमने बोला भी कि यहाँ पे गधेरा है, उन्होंने तब भी मशीन चला दी सारी, और जबकि नोटिस भी नहीं था हमारे मकान का। ये लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। आज की कार्रवाई में हमने 30 अतिक्रमण जो अवैध थे उनको हटा दिया है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने समय मंगाया कि हम अपने खुद तोड़ देंगे, अपनी सुरक्षा के हिसाब से तोड़ेंगे, तो इसलिए उनको आज का समय दिया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।